नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं मानसरोवर विद्या विहार सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रैणु। तो सबसे पहले इस लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 को आरोही हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया, बिहार में हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं मेला आंचल, पड़ती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे जैसे उनके उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। थुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप जैसे उनके कहानी संग्रह है। और ऋण जल, धन जल तथा वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व जैसे संस्मरण और नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज तथा रैणु रचनावली 5 खंडों में उनका पूरा समग्र उन्होंने साहित्य सर्जन किया हुआ है। उनका देहांत 11 अप्रैल सन 1977 में पटना में हुआ था। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रैणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही, तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वतंत्रता भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रैणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की और भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। फणीश्वरनाथ रैणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है, जो आज हम देखने वाले हैं। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव बढ़ियांत शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। मतलब ठंड के दिन थे। अमावस्या की रात, और अमावस्या की रात को हर तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है, और रात भी कैसी, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव बढ़ियांत शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। ये मलेरिया और हैजे की बीमारी से पूरा गांव अब काफ़ी डर कर रह रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निःशब्दता। ये गांव में हर तरफ पुरानी और उजड़ी हुई बांस की और फूस की झोपड़ियाँ है, और चारों तरफ अंधेरा है और सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अंधेरा और सन्नाटे का ही साम्राज्य हो।
अंधेरा और निस्तब्धता, यहाँ पर बस एकदम निस्तब्धता, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ अंधेरा ही, निस्तब्धता ही छाई हुई थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। इस रात में जो परिवार के सदस्य का देहांत हुआ है वो सब आंसू बहा रहे थे। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। जैसे ये माहौल इतना निस्तब्ध था कि वहाँ पर लोगों की करुण सिसकियाँ और आहें भी बलपूर्वक, जैसे कि ये निस्तब्धता अपने अंदर दबाना चाह रही है, ऐसी चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था, ठंड के दिन, और उसमें भी आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। ये घटना जहाँ की है, यहाँ प्रसंग, वहाँ पर कहीं पर भी उजाला नहीं था, प्रकाश नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता हो तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अगर रात के समय में कोई तारा ये पृथ्वी की पर रोशनी लाने के लिए आना भी चाहे तो वो टूटकर रास्ते में ही उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। एक यहाँ पर यह कहना कि अगर वो तारा टूटकर भावुक होकर आना भी चाहता है पृथ्वी पर तो उसको असफल होता हुआ और भावुक होता हुआ देखकर बाकी सब लोग बाकी तारे उसके ऊपर हंस पड़ते थे। यहाँ पर किसी मदद करने वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया गया है। सियारों का कंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। और जो सियार होता है और जो उस सियारों का कंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ है, रात के समय आवाज़ आती है ना, आप घोर अंधेरा हो वहाँ पर कभी जाओगे तो आपको ये आवाज़ सुनने को मिलेगी। वो या वातावरण को, जो निस्तब्धता है, एकदम शांत माहौल है, उस माहौल को भंग कर रही है, शांति को भंग कर रही है। गांव की झोपड़ियों से कराहने और के करने की आवाज़, यहाँ पर चारों तरफ बीमारी छाई हुई है। कुछ झोपड़ियों में लोगों के कराहने की आवाज़ और के मतलब वॉमिट करना, उल्टी की आवाज़ें ही आ रही थी। हरे राम, हे भगवान की 13 आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। सब लोग दुखी थे, साथ में बीमारी से ग्रस्त थे, इसलिए वो लोग भगवान को याद कर रहे थे। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, क्योंकि एक तरफ सूखा पड़ा है और एक तरफ बीमारी ने भी अपना घर बना रखा है, इसलिए बच्चे भी अपनी माँ माँ कहकर पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। इतनी आवाज़ से रात्रि में जो निस्तब्धता थी उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती थी, वो तो ऐसे ही छाई हुई थी। कुत्तों में परिस्थिति को टालने की एक विशिष्ट बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के दूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते थे और संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। आज भी लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि कुत्तों में आने वाली परिस्थिति को समझने की बहुत विशेष बुद्धि होती है। वो आने वाली विपदा को सबसे पहले जान लेते हैं। इसलिए तो जब कभी कहीं पर किसी का देहांत होने वाला हो या फिर जब कुदरती कोई मुश्किल आने वाली होती है, तब सबसे पहले ये कुत्ते को और जो बाकी के जो जानवर है, पशु पक्षी, उन लोगों को सबसे पहले उसके बारे में अंदाज़ा लग जाता है। ये कुत्ते भी दिन भर राख की घूरों पर बैठकर सिकुड़ कर बैठे रहते हैं और शाम को या फिर आधी रात को सब कुत्ते मिलकर रोते हैं। आपने भी महसूस किया होगा या फिर देखा होगा कहीं पर कि कुत्ते जब भी रोते हैं तब अकेला कुत्ता नहीं रोता, सब लोग मिलकर ही रोते हैं। आगे देखते हैं। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती थी, मतलब धीरे धीरे करके रात बढ़ रही थी और उसकी जो भीषणता थी, उसकी जो गंभीरता थी कि ये बहुत डरावनी रात है, वो भी ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। ललकारती मतलब पड़कार देती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक या भीषण रात्रि को अगर कोई ललकारता था, पड़कार देता था, तो वो सिर्फ है वो पहलवान की ढोलक, जो ढोलक बजाता था वो पहलवान। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती। ये जो पहलवान है वो ढोलक बजाता रहता था संध्या से लेकर, मतलब शाम से लेकर सुबह तक वो ढोलक एक ही गति से बजाता था। चट गा गिर गा, चट गा गिर गा, यानी आजा बीर जा, आजा बीर जा।
वह लेखक ये जो पहलवान है उसकी जो डोल है वो उस भीषणता को कहती है कि आजा और वीर जा, मेरा मुकाबला कर, ऐसे करके वो प्रकार देती थी। तो कटी से बचती रहती थी, बीच बीच में चटक चटका यानी उठकर पटक दे ऐसी आवाज़ भी वो ढोल से निकलती रहती थी। यही आवाज़ मुक्त ग्रामों में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी। संजीवनी शक्ति मतलब ऐसी शक्ति के जो मरे हुए को भी वापस खड़ा कर दे, जिंदा कर दे। तो ये ढोलक की आवाज़ से ही गाँव में जो लोग मृतप्राय अवस्था में आ गए थे उसके अंदर थोड़ी सी जान आती है। लुट्टन से पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं। ऐसे तो ऐसा कहा जाता है कि लुट्टन सिंह पहलवान को पूरी ऑल इंडिया मतलब पूरा, और इंडिया मतलब भारत, पूरे भारत को लोग जानते हैं। किंतु उसके ऑल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही थी। वो जो पूरे ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत की बात कर रहा था, वो सिर्फ एक ज़िले तक की ही सीमा की बात थी। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन सिंह पहलवान के नाम को पूरे ज़िले में लोग जानते थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। लुट्टन जब 9 वर्ष का था उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वो अनाथ बन गया था। अनाथ मतलब जिस व्यक्ति का कोई नहीं होता, मतलब माँ बाप गुजर जाते हैं और कोई नहीं होता, अकेला रह जाता, उसे अनाथ कहते हैं या फिर उसे यतीम भी कहते हैं। सौभाग्यवश से शादी हो चुकी थी, तो उस समय उसके बाद लुट्टन सिंह की शादी हो गई थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, मतलब वह भी शादी नहीं होती तो वो भी माँ बाप का अनुसरण करता, मतलब माँ बाप की ओर पीछे चल पड़ता, मतलब उसका वो भी मर जाता, उसका भी देहांत हो जाता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। पहले के समय में जब लड़का और लड़की के बाल विवाह होते थे, काफ़ी कम उम्र में ही शादी हो जाती थी। ऐसा लुट्टन सिंह के साथ भी हुआ कि उसके माता पिता गुजर जाने के बाद लुट्टन सिंह की शादी हो गई और उसकी सास मतलब उसकी पत्नी की जो माँ है उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, दारूशम दूध पीता, गाय के थान से जो ताज़ा दूध निकलता ना वो पीता और कसरत किया करता था। लुट्टन सिंह पहलवान कैसे बना, तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि बचपन में वो गाय चराने जाता था, दारूशम मतलब गाय के थान से जो ताज़ा दूध निकलता है वो पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सांस को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। आजकल के ज़माने में भी ज़्यादातर लोग बस बाकी लोगों का मुकाबला करने के लिए या फिर बाकी लोगों से लड़ने झगड़ने के लिए ही अपनी कसरत कर कर अपनी बॉडी बनाते हैं। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। लुट्टन सिंह बचपन से ही कसरत करता था, इसलिए उसका शरीर जो था वो बहुत मजबूत और तगड़ा था। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलाने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। लुट्टन सिंह पहलवान बहुत तगड़ा और तंदुरुस्त व्यक्ति था, इसलिए सब लोग उससे डरते थे और वो कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला में गया। एक बार ऐसे के दंगल जो जहाँ पर कुश्ती के दांव होते हैं ना, वहाँ पर पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। लुट्टन सिंह पहलवान एक बार दंगल देखने के लिए श्यामनगर गया, तो मेले में उसने ये कुश्ती को देखी और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे लगा कि नहीं, मुझे भी अब कुश्ती लड़नी है। और उसके जैसे कि उसके बदन में, उसकी नसों में बिजली उत्पन्न हो गई और उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। ये शेर का बच्चा कौन है वो हम देखते हैं कि शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। बादल सिंह वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। ये चांद सिंह और भी अपने गुरु के साथ यहाँ पर श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को छोड़कर
उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। ये जो चांद सिंह है उसने अपनी उम्र वाले और अपनी उम्र से भी कुछ बड़े लोगों को भी कुश्ती में हरा कर शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी डुलकी लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। ये जो शेर का बच्चा है चांद सिंह, उसने बाकी सब पहलवानों को हरा दिया था, इसलिए सब लोग बाकी कुछ लोग तो इससे लड़ने से भी कतराते थे कि ना भाई इसके साथ हमें कुश्ती नहीं करनी है। अपनी टाइटलियत को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। वो सब लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये सच में ही यही सबसे बहादुर व्यक्ति, इसलिए वो बीच बीच में सब लोगों को चैलेंज देता रहता था, ललकारता रहता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुत्तन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। अब श्यामनगर के दंगल और शिकार के प्रिय जो वृद्ध राजा थे, उसने अपने दरबार में चांद सिंह को अपनी जगह पर अपने साथ रखने की बात ही कर रहा था कि लुत्तन पहलवान ने उस चांद सिंह को ललकार चुनौती दे दी कि चलो तुम मेरे साथ कुश्ती लड़। और अब जो चांद सिंह है वो लुत्तन सिंह पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। जो अभी तक सभी दर्शक जो कुश्ती का खेल देखने आए थे वो सब शांत बैठे, लेकिन अब उन लोगों में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा। प्रभारे बाहर लुत्तन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पेतरा दिखाने लगा। सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि लुत्तन सिंह आज यहाँ पर मारा जाएगा, लेकिन वो बड़ी सफाई से अपने प्रतिस्पर्धी से बचकर खड़ा हो जाता है और अपना पैतरा दिखाने लगता है। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुत्तन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। ये जो इस राज्य के जो राजा थे, राजा साहब, उन्होंने ये कुश्ती को रोक कर लुत्तन सिंह को 10 रुपये दिए और कहे कि जा बेटा घर जा, और घर जा ये 10 रुपये की नोट दिए और ऐसा बोला कि ये ले 10 रुपये और तू घर जा। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। लुत्तन सिंह राजा को कहता है कि मुझे हुक्म दीजिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो राजा कहता है कि तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, और वो मैनेजर, राजा साहब का जो मैनेजर है वो कहता है कि देह में गोश्त नहीं मतलब शरीर में मांस नहीं है और तू शेर के बच्चे से लड़ने चला है। सरकार इतना समझा रहे हैं, सरकार मतलब जो राजा है वो आपको इतना समझा रहे हैं, समझ जाओ, अपने घर जाओ। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिर गया था। लुत्तन सिंह ने भी कह दिया कि मेरे साथ न्याय करो, अगर आप मुझे यहाँ पर कुश्ती लड़ने की इजाज़त नहीं दोगे तो मैं अपना सर पटक कर मर जाऊंगा। भीड़ अधीर हो रही थी, भीड़ में जो लोग थे वो अधीर हो रहे थे। अब उन लोगों से धीरज नहीं रखी जा रही थी। बाजे बंद हो गए थे, जो बाजे बज रहे थे वो भी बंद हो गए। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुत्तन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुत्तन के पक्ष से चिल्लाता उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो लुत्तन सिंह पर गुस्सा थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसा सोचते थे कि लुत्तन सिंह को इस कुश्ती में लड़ने का मौका दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। जब पहली बार ही राजा ने जब ये कुश्ती को रोका था, तभी चांद सिंह को पता चल गया था कि मेरा जो प्रतिद्वंदी मतलब मेरे साथ स्पर्धा करने वाला, मेरा हरीफ, मेरा कॉम्पिटिटर जो है, उसकी शक्ति का चांद सिंह को अंदाज़ा लग गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी। लाचार होकर राजा ने कहा कि ठीक है, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। अब वापस बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। अब दर्शक जो प्रेक्षक थे वो सोच रहे थे कि अब कौन जीतता है वो देखते हैं। कोलाहल बढ़ गया, चारों तरफ से आवाज़ आने लगी। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। दोनों
यहाँ पर जो इस मेले में जिन जिन लोगों ने दुकान लगाई थी वो भी अपनी दुकान बंद करके ये कुश्ती का खेल देखने आ रहे थे। चट घा गिड़ घा, चट घा गिड़ घा, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। बड़ी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। एक व्यक्ति ढोल बजाने लगा, ढक दीना ढक दीना ढक दीना, अर्थात वहाँ पट्टे वहाँ पट्टे वहाँ पट्टे। ऐसा लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। लुट्टन पहलवान को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हारा जाएगा। हलवा हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चों। कुछ लोगों ने लुट्टन सिंह पहलवान को कहा कि हलवा हो जाएगा, यहाँ पर ही मारा जाएगा। हलवा है, कोई हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो शेर का बच्चा है बच्चों। चट गिर घा, चट गिर घा, चट गिर घा, मतलब मत डरना मत डरना। वो जो ढोल की आवाज़ थी वो अब ऐसी आवाज़, वो ऐसा शब्द सुनाई देते कि मत डरना मत डरना, मतलब डरना मत। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अगर कोई व्यक्ति अगर हमें डरा दे तो हम वापस फिर बाद में डर जाते और उसके बारे में ही सोचते रहते। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चिट्ठ करने की कोशिश कर रहा था। चांद सिंह लुट्टन की गर्दन पर अपनी कोहनी रखकर उसे परास्त करने के बारे में सोच रहा था। वहीं दफना रे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्यों को उत्साहित कर रहा था। ये जो चांद सिंह का गुरु था बादल सिंह, वो अपने शिष्यों को कह रहे थे उसे वहीं दफना दे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटफटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। राजमत मतलब लुट्टन और चांद सिंह के बीच अब कुश्ती का खेल चल रहा है। चांद सिंह ने लुट्टन सिंह की गर्दन पर कोहनी रखकर उसे परास्त करने के बारे में सोच तैयारी कर ली है। तब उसके शिष्य बादल सिंह जो चांद सिंह के गुरु है वो कहते हैं कि उसे वहाँ ही दफना दे। अब लुट्टन सिंह की भी परिस्थिति थोड़ी बिगड़ती है, उसकी आंखें बाहर जैसे कि निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। और राजमत और बहुमत मतलब ज़्यादा वहाँ पर जो लोग थे उसमें जो राजा थे वो भी चांद सिंह के तरफदारी कर रहे थे। और बहुमत मतलब जहाँ पर वहाँ पर जो प्रेक्षक थे, दर्शक, वो भी चांद के पक्ष में थे, मतलब चांद सिंह के जीतने की ही उम्मीद लगा कर बैठे, उन लोगों के ही पक्ष में बोल रहे थे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे, सभी लोग चांद सिंह को शाबाशी दे रहे थे, उसकी वखान कर रहे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोलक की आवाज़ थी, जो ढोलक की आवाज़ थी जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, ढक टीना तिरकट टीना, धक टीना तिरकट टीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था कि दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। उसे लुट्टन सिंह को उस ढोल की आवाज़ से सुनाई दे रहा था। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। जो लुट्टन सिंह अभी तक दबा हुआ था उसने तुरंत अपनी चाल बदली और खिल से बाहर होते हुए वापस उसने उसके ऊपर हमला किया। चांद सिंह पर वापस उसने पकड़ बना ली और उसकी गर्दन पकड़ ली। बाहरी मिट्टी के शेर अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। बाकी जो लोग वहाँ पर दर्शक थे वो बाहर निकल आया ना, मतलब जो अभी तक लुट्टन सिंह चांद सिंह के हाथों के नीचे दबा हुआ था वो अपनी चालाकी से बाहर उससे छूट कर खड़ा हो जाता है। बाकी सब लोग कि अच्छा बाहर निकल गए। इसलिए जब लुट्टन सिंह ने चांद सिंह की गर्दन पकड़ी तब जो जनमत था वहाँ के जो लोग थे वो ऐसा बोल रहे थे कि अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो। मोटी और थोड़ी आवाज़ वाला ढोल बज उठा, चटक चटका मतलब उठा पटक दे, ऐसी वो ढोल की आवाज़ सुन रही। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को ज़मीन पर दे मारा। टीना टीना ठीक टीना, अर्थात चिट करो मतलब परास्त करो, हरा दो। लुट्टन ने अंतिम बार जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चिट हो गया, मतलब चांद सिंह अब परास्त हो गया। ढागीड़ गिड़, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाक्य गौर करने वाले कि जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, क्योंकि एक तरफ जो जीता हुआ है वो अपना आदमी नहीं है और जो अपना आदमी है वो हारा हुआ है। इसलिए उस जनता ये तय नहीं कर पा रही थी हम किसकी जय ध्वनि पुकारें।
फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्याम जी की ध्वनि की, जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय आकाश से गूंज उठा। अब उसमें सच में जय तो लुत्तनसी की होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर राज्य भी अपना था और चांदसी भी सब लोग चांदसी की फेवर कर रहे थे, चांदसी की तरफ ही थे, इसलिए अब कोई लुत्तनसी के बारे में की जय नहीं बुला रहा था। तो कुछ लोग ऐसे थे कि अब कार्यक्रम खत्म हुआ तो जय तो बुलानी पड़ेगी, इसलिए कुछ लोग ऐसे थे जो दुर्गा माँ की जय बुला रहे थे, कुछ लोग महावीर जी की जय बुला रहे, और कुछ लोगों ने तो राजा के नाम, राजा श्यामनंद की जय बुला दी। और अंत में सब लोग मिलकर सब लोगों के जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुत्तन कुट्टा फाटा टाल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और दोनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, है अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। अब जब लुत्तनसी जीत गया तो वो दौड़कर सबसे पहले वो जो ढोल बजा रहा था उसकी ओर गया और ढोल वाले को प्रणाम किया। और फिर दौड़कर उसने राजा साहब को अपनी गोद में उठा लिया। और तब उसके राजा का जो मैनेजर था वो उसे कह रहा था कि राजा साहब अरे अरे ऐसे करके उसे रोकना चाहता था, लेकिन राजा साहब ने ही लुत्तन पहलवान को अपने गले से लगा लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांदसी की आंखें पोंछ रही थी। लुत्तन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। जब जो पंजाबी पहलवान थे वो चांदसी की आंखों के आंसू पोंछ रहे थे, तब लुत्तनसी को राजा ने सिर्फ इनाम ही नहीं दिया, उसे अपने दरबार में भी हमेशा के लिए रख लिया। तब से लुत्तन राज पहलवान हो गया, मतलब राज्य का पहलवान हो गया। और राजा साहब उसे लुत्तन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। जब राजा साहब ने लुत्तन पहलवान को अपना पूरे राज का पहलवान बना दिया, तो उसके वहाँ जो पंडित थे वो सब लोग मुंह बिचकाने लगे कि हुजूर आपने ये किस व्यक्ति को आज राज का पहलवान बना दिया। दोस्तों आज हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं, आगे की वीडियो में मिलेंगे। अब तक हमने इस कहानी में ऐसा देखा है कि लुत्तन पहलवान जो 9 साल की उम्र में ही यतीम हो गया था, अनाथ हो गया। उसके बाद उसकी शादी हुई और उसकी सास ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। तब से वह कसरत करके, दूध पीकर और गाय चराकर ही, मतलब काम कर रहे, सख्त कठिन परिश्रम करके वो एक पहलवान बनता है। और वो पहलवानी राजा के दरबार में भी दिखाता है और वहाँ पर अपनी पहलवानी के जोर पर ही वो राज का पहलवान भी बन जाता है। उसको हराने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे लगे थे, लेकिन किसी भी की कोई युक्ति वहाँ पर सफल होती नहीं दिखाई देती। और दूसरी बात कि अब लुत्तन पहलवान सिर्फ पहलवान बनकर नहीं, राज का पहलवान बन गया था। और राजा के द्वारा उसे राज पहलवान बनाने के कार्य को लेकर भी राजा के जो पंडित थे वो भी थोड़े नाखुश थे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।